कि एक आदमी के अंदर इतनी चीजें कहाँ से आ रही। तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ इस तरह की कहानी हो जो एक कमरे में शूट हो सके। क्यों पढ़ेंगे लोग उसे? जो अपने आप को बहुत तुर्रम खां जासूस समझते हैं कि हम पकड़ लेते हैं। हम जैसे फिल्म देखते हैं तो फिल्म के बीच में 10 मिनट बाद हम बताते हैं कि नहीं इसने किया होगा मर्डर या अब आगे से होगा। तो ये उनके लिए चैलेंज है। कैरेक्टर जब चुनते हैं कहीं से तो प्रेरित होते हैं ना। स्क्रीन पे लिखा था, मैंने उपन्यास में कन्वर्ट किया। ये मेरा पहला उपन्यास है जो फिक्शन है। इससे पहले मैंने मनोज वाजपेयी, जो अभिनेता मनोज वाजपेयी, उनकी बायोग्राफी लिखी थी जीवनी। वो भी एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में मैं तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था। सिनेमा में सक्रियता होगी कुछ कि नहीं? नहीं, सिनेमा में सक्रियता है ही मेरी, और मैं लगातार एक तो सिने प्रेमी हूँ, वो तो है ही। खैर बतौर पाठक मैं मतलब मेरी प्रतिक्रिया होगी कि ये फिल्म के रूप में आए तो उसे देखने में और मजा आएगा। जिस तरह का सब्जेक्ट आपने चुना पीएचडी के लिए, टॉपिक वो बड़ा मजेदार था। वो कैसे दिमाग में आया? वास्तव मुझे भी नहीं पता। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सिर्फ मेरा उद्देश्य उस वक्त ये था कि मैं एक कमरे में एक कैरेक्टर के पास कई सारे कैरेक्टर्स को लाना चाहता था। ये दशक की सिनेमा आप देखिए, खासकर जो है दबे कुचलों के बीच से गरीब हीरो आता था और वो कोई मूवमेंट नहीं क्रिएट करता था, लोगों में अवेयर लोगों को नहीं करता था। वो अकेले मार धाड़ करके विलेन को और अकेले मसीहा बन जाता था। भैया इतनी बड़ी साजिश जो आप रचते हैं, ये खोपड़ी में कैसे है? मुझे लगता है ये पत्रकारिता का मामला है। मान लीजिए इस पर फिल्म बनती है, कौन बना सकता है डायरेक्टर? नहीं, डायरेक्ट तो मैं ही करना चाहता हूँ। डायरेक्ट आप ही? हाँ, ये सारी कवायद जो इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, यही है कि मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूँ। ये जो प्रयोग है आपका, ये मतलब सायास प्रयोग है या बस? नहीं, अनायास है। बस सायास तो नहीं है, क्योंकि मैं मतलब जो हमारी शैली है लिखने की, हम पत्रकार टीवी में यही सिखाते हैं जो नए बच्चे आते हैं या नए जो हमारे जूनियर हैं, कि भाई ऐसी भाषा जो बहुत सहजता से समझ में आए, बहुत आसानी से समझ में आए, और जिसको उदाहरण देते हैं कि भाई रिक्शे वाला भी समझ पाए तो ये भी समझ पाए तो वो भी समझ पाए। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला काव्य। आज मैं उपन्यास की दुनिया से आपके लिए एक ऐसा क्राइम फिक्शन लेकर आया हूं जिनकी रुचि है उसमें, जो सस्पेंस थ्रिलर उपन्यास पढ़ते हैं, जो लोग क्राइम पढ़ते हैं, उनके लिए एक उपन्यास आया है। ये स्वदेश पेंगुइन स्वदेश प्रकाशन है, उसने बुलाया था। पीयूष पांडे जी का नया उपन्यास है और अद्भुत उपन्यास है। पिछले 2 दिनों तक मैंने इसे पढ़ा और पढ़ने के बाद ये डिसीजन लिया कि आपको बुलाया जाए। आज हमारे साथ पीयूष जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और उन्होंने ये किताब नहीं कहेंगे, इसे उपन्यास कहेंगे, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तो अमूमन इसमें बहकते रहते हैं, आवाजाही होती रहती है। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कहानी कैसे उपजी आपके दिमाग में, क्योंकि पढ़ते हुए मैं बहुत कई मोड़ों से गुजरा हूँ कि एक आदमी के अंदर इतनी चीजें कहाँ से आ रही हैं। अब ये सवाल जो आपने किया, इसका जवाब शायद मेरे पास भी एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने किताब में जिक्र भी किया है कि सबसे पहले जो बीज था वो ये था कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता था और बहुत कम बजट की। तो मेरे दिमाग में एक रुका हुआ फैसला जो क्लासिक फिल्म है वो थी। वो एक कमरे में शूट है, तो मेरे दिमाग में ये था कि कुछ इस तरह की कहानी हो जो एक कमरे में शूट हो सके। तो सबसे पहला जो 12-13 साल पहले जो पहला विचार था वो ये था। फिर मैंने ये एक प्लॉट उसके इर्द गिर्द गढ़ने की कोशिश की। तो पहला प्लॉट ये हुआ, ये आइडिया मुझे कहीं से सूझा कि एक लड़की है जो रिसर्च कर रही है, जिस रिसर्च का इसमें जिक्र है, और वो कई तरह के लोगों को बुला रही है अपने साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मैं फिल्म के एंगल से देख रहा था कि कई सारे जब कैरेक्टर्स आएंगे तो एक इंटरेस्टिंग प्लॉट क्रिएट होता है, क्योंकि कोई पुलिस वाला आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, कोई गुंडा आ रहा है, कोई पत्रकार आ रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग प्लॉट होगा। मैंने शिवम नायर, एक बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, तो उनको ये प्लॉट सुनाया, जिन्होंने नाम शबाना और द डिप्लोमेट और बॉस महारथी कई सारी फिल्में बनाई हैं। तो उनको सुनाया तो उनको प्लॉट बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि पीयूष प्लॉट बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी कहानी तुम्हारी क्या है? तब तक मेरे पास वास्तव में पूरी कहानी थी नहीं। तो ये उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था कि इसी को कुछ कहानी बनाते हैं कि ऐसे तरह लोग आएंगे, लास्ट में कुछ उससे निकलेगा। तो खैर, तो ये 10-12 साल पुरानी बात है।
उसके बाद मैंने जब उन्होंने ये मेरे बीज बोआ कि नहीं इसको एक अच्छी कहानी तुम्हें कहनी चाहिए, फिर मैंने एक कहानी कही। लेकिन जब कहानी कहते कहते मैंने उसके 3-4 ड्राफ्ट किए, 2-3 मित्रों को पढ़वाया, तो उन्होंने कहा, सबने कहा अच्छी है, लेकिन मुझे उसमें एक चीज मिसिंग फील हो रही थी। वो ये था कि उस कहानी का कोई उद्देश्य नहीं था। वो इंटरेस्टिंग कहानी थी, मनोरंजक कहानी थी, रहस्य रोमांच था, मर्डर था, ये सारी चीज थी, तो कोई उद्देश्य नहीं था। मुझे बार बार ये महसूस हो रहा था कि इस कहानी का कोई उद्देश्य नहीं है, तो इतनी बड़ी कहानी मैं क्यों कहना चाहता हूँ। फिर जिस उद्देश्य के लिए कहानी गढ़ी गई, वो विषय मुझे बहुत बेचैन करता है अलग अलग वजहों से। तो फिर मैंने उस विषय को उस कहानी का हिस्सा बनाया और ये कहानी पूरी बुनी गई। मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिर वो पाठकों का हाँ, जरूरी है कुछ पाठकों पर भी छोड़ना चाहिए। हाँ, तो मतलब एक लाइन में अगर कहा जाए कि पाठकों तक ये पहुंचेगी, क्यों पढ़ेंगे लोग उसे? देखिए, इसकी वजह अगर मैं आपने मुझसे पूछा है तो मैं 3-4 वजह बताना चाहूंगा। एक तो ये कि जिन लोगों की सस्पेंस थ्रिलर, रहस्य रोमांच की कहानियों में दिलचस्पी है और जो अपने आप को बहुत तुर्रम खां जासूस समझते हैं कि हम पकड़ लेते हैं, हम जैसे फिल्म देखते हैं तो फिल्म के बीच पे 10 मिनट बाद हम बताते हैं कि नहीं इसने किया होगा मर्डर या अब आगे से होगा, तो ये उनके लिए चैलेंज है कि वो पढ़ें और जाने कि वो क्या इसको क्रैक कर पा रहे हैं। तो उनको एक अलग तरह का आनंद आएगा पाठक के तौर पर। दूसरी बात यह कि मुझे लगता है कि ये देश की हर लड़की और हर लड़के के लिए कहानी है, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि ये इस कहानी का सिरा उनसे जुड़ता है। ये उनकी बात कहती है, लड़कियों की बात कहती है, और लड़कों को भी पढ़नी चाहिए क्योंकि ये उनसे जुड़ा हुआ मामला है। तो मुझे लगता है कि अगर ये माउथ पब्लिसिटी होती है जब लड़कियां पढ़ेंगी, क्योंकि एक किसी का मेरे पास फोन आया तो उसने कहा कि मुझसे कि ये कहानी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक पुरुष जब इस तरह की कहानी लिख रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरे लिए अलग तरह का कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मैंने उस तरह से नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि पुरुष अगर इस तरह से सोच रहा है, क्योंकि हीरो जो है वो महिला है। हाँ, हीरो महिला है, एग्जैक्टली। तो वो एक वजह है। तीसरा इसका जो कॉम्प्लीमेंट मुझे अभी तक मिले हैं वो है पठनीयता का, कि लोग कई सारे जो अमेजन पर भी कमेंट्स हैं या जिन लोगों ने पढ़कर मुझे सीधी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि जब हमने इसको किताब को एक बार उठाया तो फिर हमने पूरी पढ़ के छोड़ा। हालांकि किताब छोटी भी है, ऐसा कोई बहुत बड़ी किताब उपन्यास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसको पढ़ने में आनंद आया और हम एक बार में फिर पूरी खत्म करके उठे। तो पठनीयता, मुझे लगता है कोई भी कहानी कितनी भी जरूरी कहानी क्यों ना हो, अगर उसमें पठनीयता का एलिमेंट नहीं है, पठनी नहीं है, तो फिर आपका उद्देश्य लेखक फिजूल चला जाता है उसकी मेहनत। तो इस मामले में मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई है, हालांकि अभी तो और लोगों तक पहुंचनी है। तो मुझे लगता है ये 3-4 वजह हैं जो जिसकी वजह से इस उपन्यास को पढ़ना चाहिए। अच्छा, तो फिल्म लिखते लिखते उपन्यास बन गया, तो स्क्रिप्ट भी तो होगी इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हाँ। मैंने इसमें जिक्र भी है कि मैंने पहले स्क्रीन प्ले लिखा था इस कहानी का। स्क्रीन प्ले पर एक सिंगापुर फिल्म बाजार करके आयोजन होता है, पिछले 1-2 साल से नहीं हुआ। तो वहां पे कई सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं जिनके सामने आप अपनी कहानी को पिच करते हैं। तो मैंने इस कहानी को पहले सबमिट किया, तो फिर मुझे बुलावा आया सिंगापुर के लिए। मैं सिंगापुर नहीं जा पाया अपनी जॉब की वजह से, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड है श्रेया नारायण, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनको कहा, गुजारिश की उनसे कि आप जाइए मेरी जगह। वो गई और उन्होंने फिल्म को पिच किया। फिल्म ये अप्रूव हो गई कि हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर ने मेरे सामने शर्त रखी कि आप इसको 1 महीने में हमें बाउंडेड स्क्रिप्ट दीजिए। बाउंडेड स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि विद डायलॉग, विद एवरीथिंग, मतलब पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट सिर्फ आप हैंड ओवर कीजिए। तो मैं जॉब में था, मैं टीवी चैनल में एक सीनियर पोस्ट पे था, तो मैं उसको कर नहीं पाया समय पर। 1 महीना मैं कोशिश करता रहा, रोज रात में 11 बजे घर आने के बाद 3 घंटे लिखता था, लेकिन वो हो नहीं पाया। 10 दिन बाद मुझे समझ में आया कि क्रिएटिव काम ऐसे होगा नहीं। फिर मैंने छोड़ दिया उसको और वो फिर बात अधूरी रह गई। और उसके बाद फिर जब मौका मिला मुझे, तो मुझे लगा कि इसको उपन्यास में तो मैं कन्वर्ट कर ही देता हूँ, ताकि ये कहानी लोगों तक पहुंचे, और फिल्म का जब मुहूर्त आएगा तब शायद फिल्म बनेगी। श्रेया का मैंने जिक्र किया, तो मैं ये बता दूं कि इस कहानी को जब जो स्क्रीन प्ले में भी मैंने तब्दील किया था या स्क्रीन प्ले लिखा था, तो श्रेया नारायण कई सारी फिल्में की हैं उन्होंने, जैसे रॉक स्टार और ये साबी और गैंगस्टर, बहुत सारी फिल्में की, सुपर नानी रेखा के साथ। तो उनको सुनाई, तो उन्होंने, श्रेया ने मेरे पीछे पड़ी कि पीयूष जी बहुत अच्छी कहानी है, इसका स्क्रीन पे जब तक आप नहीं लिखेंगे जब तक मैं आपको परेशान करती रहूंगी। तो
ये कहानी उनके दबाव में भी, शुरुआती दबाव उनका ही था जब मैंने ये स्क्रीन प्ले लिखा, लेकिन उपन्यास की कहानी मैंने आपको बताई। अब मतलब आप चाहते हैं कि फिल्म बने इस बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस उपन्यास की एक सफलता ये है कि मैं जब पढ़ रहा था जी तो वो दिमाग में जो विजुअल क्रिएट होते हैं, जी अमूमन क्लासिक पढ़ते हुए भी हम कहीं गांव में कहीं उस तरह के माहौल में चले जाते हैं। इस उपन्यास के साथ इसकी एक सफलता है कि ये पढ़ते हुए दिमाग में जो विजुअल क्रिएट होते हैं वो सिनेमैटिक होते हैं, कोई फिल्म चल रही है, या इस तरह की फिल्में हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन उससे आगे की कुछ बातें हैं इसमें। कि जैसे जो कई फिल्में हमने ऐसे मर्डर मिस्ट्री वाली देखी, वो जहाँ खुल जाती हैं, ये उपन्यास उसके थोड़ा आगे जाता है। हम जब उपन्यास लिखते हैं या कोई कहानी हमारे दिमाग में होती है, कैरेक्टर जब चुनते हैं, इस तरह के कैरेक्टर से आमना सामना हुआ होगा आपका, ये मतलब पूरा इमेजिनरी है या रियलिस्टिक है, कहीं से तो प्रेरित होते हैं ना हम। एक तो आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि स्क्रीन प्ले लिखा था, मैंने उपन्यास में कन्वर्ट किया। ये मेरा पहला उपन्यास है जो फिक्शन है। इससे पहले मैंने मनोज वाजपेयी, जो अभिनेता मनोज वाजपेयी, उनकी बायोग्राफी लिखी थी जीवनी, वो भी एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में मैं तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता था, और मेरे ऊपर बहुत दबाव था कि मैं तथ्य बिल्कुल और क्रॉस चेक करूं, क्योंकि मैं बायोग्राफी थी तो कई सारे लोगों से बात कर रहा था, ना केवल मनोज वाजपेयी से, बल्कि उनके इर्द गिर्द रहे कई सारे लोगों से मैंने बात की। उसमें अनुराग कश्यप भी हैं, पीयूष मिश्रा भी हैं, अनुभव सिन्हा भी हैं, सौरभ शुक्ला भी हैं, मकरंद देशपांडे भी हैं, उनके भाई बहन, उनके माता पिता हैं, उनके थिएटर के दिनों के हैं, बैरी जॉन जो उनके गुरु थे। तो बहुत सारे लोगों से मैंने बात की। तो वहां ये चुनौती थी कि आप किसी भी फैक्ट के संग कोई गड़बड़ी ना कर दें, लेकिन ये फिक्शन था, यहाँ खुला आसमान था आपके सामने, जब आप अपनी कहानी को किसी भी अंदाज में कह सकते हैं। लेकिन जो आपने किरदारों की बात की, जो पात्रों की बात की, तो मुझे लगता है कि प्रेरणा अनायास या अवचेतन में कहीं रही। मतलब मैंने किसी एक कैरेक्टर को देख के कोई कैरेक्टर नहीं पकड़ा है। जाहिर सी बात है, कोई नेता आ रहा है तो मेरे दिमाग में किसी नेता की छवि है। कुछ पत्रकार होने के नाते आप बहुत सारे किस्से पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियां पढ़ते हैं, बहुत सारी बातों को आप जो रियलिस्टिक हैं उनको आप जानते हैं, तो वो कुछ कुछ अंश उसके जुड़ते गए हैं। लेकिन कोई भी किरदार ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल वास्तविक है, लेकिन अंश, छोटे छोटे अंश हर किरदार में जुड़ते गए हैं। कहानियां तो समाज से ही उठती हैं, बिल्कुल सही बात, वो कहीं न कहीं घटित होते रहता है, बिल्कुल। और कुछ लोग तैयार होते रहते हैं। इस तरह के दृश्य देखकर कुछ लोग तैयार भी होते हैं। तो पूरी तरह से सिनेमा सोचकर आपने ये उपन्यास लिखा? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि जब देखिए, मैं हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उपन्यासकार नहीं हूँ। तो मैं उसकी जो एकदम उपन्यास का व्याकरण, उपन्यास की परिभाषा, उसके तहत बंद के मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे एक कहानी कहनी थी, चूंकि पत्रकार हूं तो उतना लिखना तो मुझे आता ही है कि इतने सालों से मैं लिख रहा हूँ, और टीवी में रहा हूँ। टीवी में सारे बड़े चैनलों में मैंने बड़े पद पर काम किया है। तो उसमें क्या है कि हजारों स्क्रिप्ट लिखी है, तो आपको कहने का एक आपके पास अंदाज है। लेकिन उपन्यास, जो ठेठ साहित्यिक उपन्यास होते हैं, जिसको हम पढ़ते आए हैं, मैं उसमें नहीं बनना चाहता था खुद को। ना तो मैं जानबूझ के बनना चाहता था, ना मैं शायद बन सकता था। तो मैंने अपने फ्लो में उसको लिखा। सिनेमा बनाना चाहता हूँ, ये ठीक है, लेकिन मैंने लिखा इसको उपन्यास की तरह, जो मुझे समझ में आया। हाँ, एक चीज जरूर हुई इसको लिखने के बाद, कि इसमें 5-6 हजार शब्द और अधिक थे। वो प्रकाशक ने कहा कि पीयूष जी, ये उपन्यास थोड़ा बड़ा लग रहा है हमको, हम लोग जिस तरह के उपन्यास इसको चाहते हैं, जिस तरह से, तो हम ये चाहते हैं कि इसमें से आप 5000 वर्ड्स एडिट कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे आगे, कि 5 होने के बाद, हाँ, जब मैंने उनको पांडुलिपि सबमिट की, तो उनको पढ़ने के बाद उनका रिएक्शन आया कि बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, हम छाप रहे हैं इसको, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से आप 4-5 हजार वर्ड्स काटिए। तो 5000 वर्ड्स मैंने फिर, उन्होंने तो ज्यादा बोला था, 7-8 हजार वर्ड्स बोला, मैंने कि 7-8 हजार वर्ड्स में तो पूरा आखिर के या कहाँ उन्होंने कहा पूरी, जैसे ये मेरे ख्याल से 52,000 शब्दों की 54,000 वर्ड्स की का उपन्यास है, 54,000 का। शायद पहले मैंने 60-61 हजार वर्ड्स उनको दिए थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें 6-7 हजार वर्ड्स आप काट दीजिए। तो पहले उन्होंने बोला 50,000 कर दीजिए, तो मैंने कहा 50 नहीं हो पाएंगे। तो खैर वो बातें हुई, तो लेकिन अब ये शायद मेरे ख्याल से 54 का है, यानी मैंने 5-6 हजार वर्ड्स शब्द काटे हैं, इसको संपादित किए।
तो वो जो 5-6 वर्ड संपादित किए तो उसमें से कुछ चीजें गैर जरूरी भी कटी, जो मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कट गई। अपनी बात, लेखक की बात है। हाँ, मतलब जो आप बेवजह उसको शायद विस्तार देते हो, लेकिन एक दो जगह ऐसा लगता है अब कि शायद जो उपन्यास का तत्व होता है वो उसमें से कुछ जगहों पे मिसिंग हो गया। जो वर्णन होता है वातावरण का, चीजों का, थोड़ा सा उसमें जो उपन्यास थोड़ा सा कहना चाहिए विस्तार चाहता है, वो कुछ जगहों पर कट गया। लेकिन ये एक चुनौती थी क्योंकि प्रकाशक नहीं, कथानक तो ऐसा है कि कथा में जब दम हो ना तो कहानी खींच लेती है। वो इंफॉर्मेटिव हो, खबरों की शैली में लिखा गया हो तो भी पाठक को खींच लेगा। हम बहुत सारी खबरें ऐसी पढ़े जाते हैं, लंबी लंबी खबर। अच्छा, सिनेमा में सक्रियता होगी कुछ कि नहीं होगी, ऐसे ही जीवन रहेगा लेखन में? नहीं, सिनेमा तो मेरी आपने चूंकि पहले कहा कि मेरे दिमाग में एक फिल्म थी और बनाना भी चाहता था। नहीं, सिनेमा में सक्रियता है ही मेरी, और मैं लगातार, एक तो सिने प्रेमी हूँ वो तो है ही कि जब आप फिल्में देखना पसंद करते हो, लेकिन मैंने एक डायरेक्शन में भी असिस्ट किया है आपने ना? बिल्कुल, मैंने एक फिल्म थी ब्लू माउंटेन्स, संयोग से वो अभी 2-3 दिन पहले, मतलब 7 अप्रैल 2017 को रिलीज हुई थी मतलब जो अप्रैल चल रहा है, तो मैंने उसकी पोस्ट भी डाली थी। तो रणवीर शौरी, ग्रेसी सिंह, राजपाल यादव वगैरह उसमें थे, तो मैं उसमें एसोसिएट डायरेक्टर था। और एक महाराज की जय हो स्टार प्लस पे एक सीरियल आया था, तो उसके डायलॉग, उस स्क्रीन प्ले मैंने कई एपिसोड के लिखे थे। और एक फिल्म मैंने खुद बनाई थी, पार्ट टाइम जॉब, वो शॉर्ट फिल्म थी। श्रेया नारायण ही उसमें एक्ट्रेस थी। एक हेमंत पाहौर हमारे मित्र भी हैं और एक्टर भी हैं। कई सारी फिल्में आप अगर उनको देखोगे, फैंटम और कई सारी फिल्में उन्होंने की हैं। तो वो NSD के एक्टर हैं, अब मुंबई में है। तो उनके साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, पार्ट टाइम जॉब। वो डायरेक्ट भी मैंने की थी, लिखी भी मैंने। तो वो अनुभव, तो वो पार्ट टाइम जॉब बनाने का मकसद ये था कि मैं फीचर फिल्म के लिए खुद को तैयार कर पाऊँ, कि वो पूरी की पूरी प्रोफेशनल तरीके से बनाई थी फिल्म। मतलब उसकी मिक्सिंग भी बम्बई में की, और सब जो भी उसका एक प्रक्रिया जो होती है फिल्म बनाने की। जो DOP थे हमारे, वो भी मुंबई में कई सारी फिल्में कर चुके थे, वो उनको बुलाया था मैंने यहाँ पर। तो वो मेरा फिल्मों में दिलचस्पी है, और अब मेरी कोशिश है कि अगर इस उपन्यास पर ही मैं फिल्म बना सकूं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कोई और प्रोडक्शन हाउस बनाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सक्रियता है, और एक दो कहानियां हैं मेरे पास जिस पर मैं चाहता हूं कि फिल्म बने। अच्छा, मान लीजिए इस उपन्यास पर जो है कि फिल्म बनती है, आप ही बनाते हैं या किसी सहयोगी किसी डायरेक्टर के साथ काम करके बनाते हैं? किस तरह की कास्टिंग करना, कौन इस कास्ट में जो है कि परफेक्ट लगेगा आपको? देखिए, जब दिमाग में तो कुछ होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे सबसे पहले जब इसको लिखा था हमने, तब श्रेया नारायण मेरे दिमाग में थी, क्योंकि श्रेया दोस्त भी हैं और उनके संग इस कहानी को डेवलप किया था। तो और श्रेया ने एज ए लीड एक्ट्रेस भी 2-3 फिल्में की है। ये अलग बात है कि वो फिल्में चल नहीं पाई, उन्होंने 2-3 फिल्में, बड़ी फिल्में की हैं। तो मेरे दिमाग में तब श्रेया नारायण थी। लेकिन फिर अब हाल के दिनों में श्रेया नारायण फिल्मों से दूर भी हो गई, 2-3 साल बीच में शिफ्ट भी हो गई थी मुंबई से। फिर मेरे दिमाग में चित्रांगदा सिंह का नाम, चित्रांगदा का बहुत था, क्योंकि मुझे लगा कि जिस एज ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ और जिस तरह का कैरेक्टर है उसमें चित्रांगदा सूट करती है इसको। तो कुछ लोगों ने तापसी का नाम दिया ऐसे, लेकिन ये सब बातें वो हैं कि जो आप अपने दिमाग में करो। अभी आप किसी से बात नहीं करो, श्रेया के अलावा किसी से हमने बात नहीं की, है ना। तो ये तो बात है, जब बात होगी तब आपके पास कौन से ऑप्शंस आते हैं, किसको कहानी पसंद आती है। मैं आज चित्रांगदा का नाम ले जरूर रहा हूँ, हो सकता है उनको कहानी पसंद आए, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो कुछ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास चल रहा है इसे, सिनेमा के लोगों को? जी, कई सारे मित्र लोग जो बॉलीवुड में हैं, जो मुंबई में हैं, तो कुछ लोगों को ये किताब भेजी है। कुछ लोग जब मिलेंगे तब उनको दी जाएगी। 1-2 लोगों का फोन भी आ गया कि हाँ, हमने पढ़नी शुरू कर दी है। तो ये प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अब देखते हैं कहाँ तक मतलब किताब पहुँचती है। खैर, बतौर पाठक मैं, मतलब मेरी प्रतिक्रिया होगी कि ये फिल्म के रूप में आए तो उसे देखने में और मजा आएगा। हाँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। तो पीयूष जी, आपके लेखन में कई जंप हैं। आप सटायर भी लिखे, आप बायोग्राफी भी लिखे, आप स्क्रिप्ट भी लिखे, अब उपन्यास में आए। अब ये कहाँ जाएगा? अब यात्रा का अगला पड़ाव क्या है? ये कहना बहुत मुश्किल है रत्नेश जी, क्योंकि मैं बेसिकली पत्रकार हूँ।
मूलतः पत्रकार हूँ, 25 साल 26 साल से पत्रकारिता में हूँ। संयोग से अमर उजाला का काव्य है, अमर उजाला से मैंने करियर की शुरुआत की थी 1999 में। तो ये यात्रा पत्रकारिता की है। तो पत्रकारिता में रहते हुए आप कई सारी कहानियां पढ़ते हैं, कई सारी खबरों को आप जानते समझते हैं और आपको लगता है कि ये एक बड़ा कहानी के रूप में परिवर्तित होनी चाहिए, चाहे उपन्यास हो चाहे फिल्म के रूप में हो। तो ये आपको लगता रहता था। चूंकि मेरी फिल्मों में दिलचस्पी है तो और व्यंग में दिलचस्पी है, तो शुरुआत ये हुई कि पहले मैं व्यंग अखबारों में लिखता था। तो जब अखबारों में लिखता था तो एक बार एक हिंदी अकादमी की वो जो प्रोत्साहन योजना होती है कि आप नवोदित लेखक दिल्ली हिंदी अकादमी की, तो मैंने सारे व्यंग अपने जो मुझे लगे कि अच्छे व्यंग है उठा के भेज दिया हिंदी अकादमी को। तो अप्रूव हो गया कि आप पुस्तक के रूप में हम मतलब आपके लिए अप्रूव, वो जो अनुदान देते हैं, हिंदी अकादमी अनुदान देती थी उस टाइम। तो मैंने वो किताब जो थी पांडुलिपि वो राजकमल प्रकाशन को भेजी, अशोक जी को मैंने फोन किया कि सर ये किताब है देखिए इसको। अशोक जी ने कहा कि ठीक है हम छाप रहे हैं। तो पहला व्यंग संग्रह इस तरह से आ गया। फिर दूसरा व्यंग संग्रह धंधे मातरम मैंने लिखा, वो प्रभात प्रकाशन ने छापा। तीसरा मैंने लिखा कबीरा बैठा डिबेट में, तो वो व्यंग संग्रह, क्योंकि व्यंग में लगातार अखबारों में भी लिखता था, कई सारी वेबसाइट्स पे लिखता था, आज तक में रहा तो लल्लन टॉप और कई सारी जगह लिखा व्यंग। तो व्यंग लगातार चलता रहता था साथ में। उपन्यास, ये मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी का सिलसिला कुछ यूं हुआ कि मनोज जी को मैं जानता था 2008 से। एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था ब्लॉगिंग का, itsmyblog.com। उस पर मनोज जी लिखते थे। उस प्लेटफॉर्म पर मैंने कुछ लोगों को जोड़ा था, 8-10 लोगों को, जो मेरे प्लेटफॉर्म पर लिखते थे रेगुलर। तो मनोज जी से उस दौरान संवाद शुरू हुआ था 2008 से, और उसके बाद वो संवाद होता ही रहता था। जब भी या तो ब्लॉगिंग के सिलसिले में होता था या कभी कोई पॉलिटिकल चर्चा के लिए होता था, किसी ना किसी, अभी कभी फिल्म के लिए मैंने उनसे कहा कि इंटरव्यू मैं आपका कर लेता हूँ, किसी अखबार के लिए, किसी पत्रिका के लिए। तो लगातार संवाद होता रहता था। और मनोज वाजपेयी के बारे में पढ़ते हुए मुझे दो बातों का एहसास बहुत था। एक तो ये कि उनकी संघर्ष यात्रा बहुत दिलचस्प है, और उनकी कहानी एक बिहार के छोटे से गांव से निकलकर, बेलवा से निकलकर दिल्ली के रास्ते मुंबई पहुंचने की जो कहानी है, मुंबई में बिना गॉडफादर के टिके रहने की जो कहानी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मनोज वाजपेयी का संघर्ष अगर आप पढ़ेंगे, जहाँ उनको ढंग से अंग्रेजी तो बहुत दूर की बात है, हिंदी भी उतनी परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि अब भोजपुरी में वो तो बताते हैं कई बार बात करते थे। तो छोटे से गांव से आपको पता नहीं है कि एनएसडी कहाँ पर है, एनएसडी में एडमिशन कैसे होगा। मनोज वाजपेयी वो शख्स हैं जिन्होंने 4 बार एनएसडी के लिए ट्राई किया और एक बार भी एनएसडी में उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो यानी वो शख्स जो थिएटर के लिए ही बना था, जो एक्टिंग का मतलब आज की तारीख में भारत के 5 अगर बेस्ट एक्टर आप देखेंगे तो उसमें एक मनोज वाजपेयी का नाम है। एक्टर, स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका एडमिशन एनएसडी में नहीं हुआ। श्री राम सेंटर से थे क्या? नहीं, फिर बाद में वो बैरी जॉन के साथ गए। बैरी जॉन के साथ उन्होंने थिएटर की ट्रेनिंग की, मतलब और फिर बाद में एक एक्ट 1 ग्रुप बनाया। तो एक्ट 1 ग्रुप में कई सारे लोग उनके साथ थे, पीयूष मिश्रा और ये सारे लोग उनके साथ, आशीष विद्यार्थी भी शायद उसमें थे, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े और ये लोग थिएटर करते थे। पर एनएसडी में उनका एडमिशन नहीं हो पाया था। लेकिन उनके बारे में जानते हुए मुझे एक चीज पता चली और मुझे बहुत रोमांचित किया कि वो दिल्ली के थिएटर जो सर्किट था उसके बहुत बड़े स्टार थे। 10 साल, लगभग 8-10 साल उन्होंने दिल्ली थिएटर पर राज किया मनोज वाजपेयी ने। और उनका एक नाटक था नेटुआ, जो बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत चर्चित हुआ। और उसके बारे में जब मैंने लोगों से किस्से सुने तो मैं दंग रह गया। उसके बारे में ये था कि जो इंग्लिश ऑडियंस थी, जो उस वक्त तक हिंदी थिएटर में नहीं आती थी, वो लगातार उसको देखने पहुंच रही थी। कई शोज उसके ऐसे थे जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी वहां पर, मतलब श्री राम सेंटर में या जहाँ भी उसके मंचन हुआ। और उसके कई सारे हिंदू ने, कई सारे बड़े अखबारों ने उसका जिक्र किया। लेकिन बावजूद इसके मुंबई में मनोज वाजपेयी को काम नहीं मिला। जब मनोज वाजपेयी मुंबई पहुंचे बैंडिट क्वीन करने के बाद, बैंडिट क्वीन में उनका रोल था जहाँ मान सिंह का रोल था, जो जिसके पास डायलॉग्स नहीं थे। तो जब वो वहां पहुंचे तो उनके पास काम नहीं था और फिर एक संघर्ष शुरू हुआ। तो पहला संघर्ष था बेलवा से दिल्ली आने का, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग संघर्ष है, जो जिन लोगों ने किताब पढ़ी है या जानते हैं तो उनको समझ में आता है। और फिर मुंबई का संघर्ष। लेकिन फिर सत्या मिली, फिर सत्या से उनका सत्या शूल बॉन ने उनको एकदम से स्थापित किया। लेकिन फिर एक
विफलताओं का लंबा दौर चला, 8-10 साल जो राजनीति से टूटा, प्रकाश झा की राजनीति जब आई तो टूटा। तो ये सारी जो कहानियां थी, क्योंकि मैं जानता था अलग अलग किस्से, तो मुझे लगा कि उनके संघर्ष की कहानी कहनी चाहिए, लेकिन कहानी वो सिर्फ प्रशंसात्मक कहानी नहीं होनी चाहिए, उनके आसपास, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर उठता था कि अनुराग कश्यप को तो मनोज वाजपेयी लेके आए थे, मतलब हाथ पकड़ के कई जगह मिलवाने अनुराग कश्यप को ले गए। अनुभव सुना उनके मित्र थे, विशाल भारद्वाज उनके मित्र थे, तो ये सब बड़े बड़े डायरेक्टर उनके मित्र थे, लेकिन इन लोगों के साथ इन्होंने फिल्म क्यों नहीं की? तो ये मेरे जहन में एक सवाल था, भाई ऐसा क्या, जब सब दोस्त हैं, सारे लोग हैं, इवन सत्या तो अनुराग कश्यप ने लिखी भी थी, मतलब सौरभ शुक्ला और अनुराग कश्यप ने लिखी थी, फिर शूल में भी अनुराग कश्यप का रोल था, कौन में भी अनुराग कश्यप का रोल था, उसके बावजूद फिर वो अलग हो गए, फिर कई सालों तक बातचीत नहीं हुई। तो ये सब थे, तो जिसको मैं जानना चाहता था, और मैं वो मनोज वाजपेयी के एंगल से नहीं जानना चाहता था कि भाई उनका तो अपना वर्जन हो ही सकता है, मैं बाकी लोगों के उससे भी जानना चाहता था। तो फिर जब मैंने पड़ताल की, सबसे बात की, तो बड़ा उसमें रस आने लगा आपको, क्योंकि जब आप किसी के जीवन में प्रवेश करते हो और वो किसी बड़ी शख्सियत के, जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते, हो सकता है उनके कुछ मित्र तो करीबी जानते होंगे, लेकिन मैं बाहर से पत्रकार की हैसियत से उनको देख रहा था, समझ रहा था। जब मैं उनके जीवन में प्रवेश किया, उनके पिताजी से बात की, उनकी माताजी से बात की, भाई बहनों से बात की, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां, किस्से निकल के आए। और कई सारे किस्से ऐसे थे जो जब मनोज वाजपेयी के साथियों ने पढ़े, तो उन्होंने भी मुझे फोन करके कहा कि यार हमको भी ये पता नहीं था, हमें भी ये पता नहीं था, जबकि हम लोग तो मनोज को कब से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। लेकिन होता है, एक व्यक्ति के जीवन में कई सारे पहलू होते हैं, तो उनका जिक्र नहीं हुआ होगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो वो मतलब मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी लिखी गई, और इसका किस्सा तो मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब ये उपन्यास, और इसका आगे का आपका जो प्रश्न था कि अब क्या, तो अब क्या मुझे भी पता नहीं है, लेकिन दिमाग में आइडियाज जरूर 2-3 चल रहे हैं। आइडियाज तो खूब घूमते हैं आपके। आपका उपन्यास पढ़ते हुए मैं बताऊं, मेरे दिमाग में जो अटका कि यार मतलब कोई घटना ऐसी है जो घटना में न जा करके डायरेक्ट लेखक पे पहुंच जाए, क्योंकि मैं भी पत्रकार हूं तो वो आदत है थोड़ी सी, यार ये लिखते समय इनके दिमाग में कैसे आया। अब एक तो मैं जैसे आपको पूछूं कि मान लीजिए एक कैरेक्टर आपका पीएचडी करने वाला है, उससे एक तो पता चला कि आपकी रुचि साइकोलॉजी में है, लेकिन जिस तरह का सब्जेक्ट आपने चुना पीएचडी के लिए, टॉपिक, वो बड़ा मजेदार था। वो कैसे दिमाग में आया? वास्तव में मुझे भी नहीं पता। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सिर्फ मेरा उद्देश्य उस वक्त ये था कि मैं एक कमरे में एक कैरेक्टर के पास कई सारे कैरेक्टर्स को लाना चाहता था। अच्छा, ये मूल थीम थी, क्योंकि फिल्म के लिए सोच रहा था मैं। ये कैरेक्टर है किसी घर में जहाँ पर कई सारे कैरेक्टर आते हैं, ताकि उसमें वैरायटी रहे, अदरवाइज फिल्म बोरिंग हो जाएगी। अगर मान लीजिए 10 कैरेक्टर आ रहे हैं और अब एक ही तरह के लोग हैं सारे, तो फिर वो कहानी नहीं बढ़ पाएगी आगे। तो मेरा उसमें मतलब पहला सोच ये थी कि कोई अलग अलग कैरेक्टर होने चाहिए, पुलिस वाला आए, डॉक्टर आए, तो सबकी भाषा शैली अलग होगी, सोच व्यवहार सब अलग होगा। तो ये पहला बिंदु था। अब लेकिन क्यों आए भाई, किसी के घर में क्यों आए? तो फिर वो सोचते सोचते ये इस विषय पर कैसे अटका, मुझे भी शायद नहीं पता कि मैं कैसे अटका इस विषय पर, लेकिन उस पर मैं आया। वो इतनी सारी घटनाएं उस समय जैसे आदमी काम किया है। मेरे दिमाग में एक भोपाल 2016-17 की घटना याद आई। एक लड़का था, उसने ऐसे सीरियल अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था, फिर बाद में पता चला कि अपने माँ बाप को भी मारा है। अच्छा, ये पढ़ते हुए जो बहुत हिस्टोरिकल कैरेक्टर मेरे दिमाग में आया ना, वो एक सर्बियाई आर्टिस्ट का, जो मैंने समीक्षा में जिक्र किया है। उन्होंने क्या किया कि मैरोना, उन्होंने जो है कि कुछ घंटों के लिए अपने आप को फ्री कर दिया। आसपास मेज रखे हैं और उस पर 72 किस्म की चीज़ें रखी हैं, चाकू रखा है, ब्लेड रखा है, ऐसी ऐसी चीज़ें, सारी चीज़ें रखी हैं, और दर्शकों को फ्री कर दिया। मानवीय व्यवहार बदलता कैसे है, किसी ने उसे छू लिया, किसी ने उन्हें किस कर लिया, फिर किसी ने कपड़े उतार दिए, किसी ने ब्लेड मार दिया, लास्ट में ये हुआ कि कोई बंदूक तान लिया, बंदूक भी वहाँ रखी। तो वो 6 घंटे में निकली, 6 घंटे में निकली तो लहूलुहान। तो ये एकदम से आज़ाद हो जाने पर आदमी क्या, उसकी होता क्या है, दिखता क्या है, करता क्या है, और थोड़ा सा उसे छोड़ दीजिए तो अंदर की चीज़ें कैसे आती।
यही उस बाद में तो यही डेवलप हुआ कि जब आप अकेली लड़की के साथ, अकेली महिला के साथ उसी की पीएचडी है कि भाई शराब पीने के बाद कैसे व्यवहार करता है, तो हम जाहिर सी बात है जब परिचित है कोई व्यक्ति तो उसका व्यवहार वो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर वो अपने एक दायरे में रहेगा। लेकिन अनजान आदमी जिसको मालूम है कि हो सकता है मुझे इससे मिलना भी नहीं है दोबारा, वो फ्री है, और वो फ्री है, उसके बाद वो क्या करेगा आपको पता नहीं है। तो उसके अंदर की गंदगी भी सामने आती है, उसके अंदर की अच्छाई भी सामने आ सकती है, जो भी है। मैंने उसमें साइकोलॉजी के कुछ सिद्धांत का भी जिक्र किया है कि जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स फिनोमेना, शायद उसका वो है कि भाई हम अपरिचित के सामने जो है खुल जाते हैं, क्योंकि हमें जज किए जाने का खतरा नहीं होता। आपको मालूम है कि भाई स्ट्रेंजर्स है, ट्रेन में मिला है, आपने उसको कुछ कहानी सुना दी, तो ये कहीं जा रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, इससे हमें डर नहीं है, क्योंकि इसका दायरा हमारे दायरे से अलग है। तो ये सारी चीजें उसी के इर्द गिर्द फिर वो कहानी बनना शुरू हुई, और मुझे लगता है कि जब उसमें एक उद्देश्य की एंट्री हुई कि मैं ये कहानी क्यों कह रहा हूँ, तब वो फिर कहानी एक जरूरी कहानी बन गई। एक आजा, ये जब हम देखते हैं जैसे 80 के दशक की फिल्में, उसमें इस तरह की समस्याएं, जिस प्रॉब्लम की तरफ आपने इशारा किया है इस उपन्यास में, उसमें अच्छा ये है कि लड़की हीरो है और वो मसीहाई नहीं है। 80 के दशक की सिनेमा आप देखिए, खासकर जो है कि दबे कुचलों के बीच से गरीब हीरो आता था और वो कोई मूवमेंट नहीं क्रिएट करता था, लोगों में अवेयर लोगों को नहीं करता था, वो अकेले मार धाड़ करके विलेन को और अकेले मसीहा बन जाता था। तो ये जो बदलाव है वो मतलब कैसे उपन्यास में आपने ढाला है, क्या देखते हैं, समाज की गतिकी है या फिर हमारे सोचने का ढंग कैसे बदला है ये? नहीं, मुझे लगता है उपन्यास में तो मैंने इसका जिक्र कर भी दिया कि हम जो महिलाओं को लेकर जो हमारा व्यवहार है समाज का, मतलब वो उसमें बहुत ना सिर्फ गंदगी भरी हुई है कई उसमें, बल्कि बहुत कहना चाहिए कि छुपा हुआ है मामला, मतलब हम दिखते कुछ है, हिडन है मामला। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वही सच है। दूसरी बात यह कि समाज के रूप में, सिस्टम के रूप में, जुडिशरी, पुलिस, सब उसको टैकल करने में फेल रहे हैं, परिवार भी। मतलब आप वैसे देखिए, अगर हम एक छोटा सा उदाहरण दें कि भाई किसी बच्ची से छिड़खानी हो जाती है, तो हम कहते हैं कि यार तुम शाम को मत जाया करो, है ना। पहले तो शहरों में थोड़ा सा कम है, छोटी जगह से हम लोग आए तो हमने तो बहुत देखा है ये। हम और जो इसमें किस्से कुछ लिखे भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, वो ये है कि मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने कि कैसे मतलब मुझे आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, और मुझे प्रायश्चित भी होता है अंदर से। कि मुझे याद है कि जब मैं 11th-12th में था, तो भरे बाजार में एक लड़की जा रही थी, और उसके पीछे कई सारे लड़के, कम से कम 18-20 लड़के, बिल्कुल 2 फीट की दूरी पर। मैंने प्यार तुम्हें से किया है गाना गाते हुए, ताली बजाते हुए जा रहे थे, और वो लड़की सर झुका के जा रही थी। पूरा आसपास दुकानें थी, सब देख रहे थे उसको, मैं भी देख रहा था, और लेकिन वो 20-25 लड़के थे, वो कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, मैं भी देख रहा हूँ। मैं तो अंदर से इतना अपने आप पर घिन आई कि यार क्या है, हम किस तरह का समाज बना रहे हैं, किस तरह की चीजें कर रहे हैं। फिर बाद के दौर में तो बहुत सारी घटनाएं आपको मालूम पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, तो वो फिर उसका रिफ्लेक्शन आपकी शब्दों में आता है, आपकी कहानी में आता है। भैया, इतनी बड़ी साजिश जो आप रचते हैं, ये खोपड़ी में कैसे आया? ये बहुत बड़ी साजिश है। मतलब इतना लंबा सोचना, मतलब मेरे बस का तो नहीं। मुझे लगता है ये पत्रकारिता का मामला है ये, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैं कोई उपन्यासकार नहीं हूँ, मैं सुरेंद्र मोहन पाठक नहीं हूँ जिनका एक्सपर्टीज इस पर है ना। जो सुरेंद्र जी हैं या और भी जो इस तरह के लेखक हैं, उनकी एक्सपर्टीज है ये सब रचना करना। मैं तो पत्रकार की हैसियत से, मुझे जब मैंने लिखा तो फिर उसको कैसे, जैसे वो मर्डर हुए तो कैसे होंगे, उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की कि कैसे होंगे कि पकड़ में नहीं आएंगे। तो वो सारी चीजें फिर आप एक के बाद एक सोचते गए, और आपने फैक्ट चेक किए कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें। और मुझे लगता है कि वो मतलब मैंने बहुत हद तक फैक्चुअल उसको लिखा है। तो
आखिर में चलते चलते आपसे ये पूछेंगे कि मान लीजिए इस पर फिल्म बनती है, कौन बना सकता है डायरेक्टर? नहीं, डायरेक्ट तो मैं ही करना चाहता हूँ। डायरेक्ट आप ही करें। हाँ, ये सारी कवायद जो इतने सालों से मैं कर रहा हूँ वो यही है कि मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि पार्ट टाइम जॉब मैंने जो फिल्म लिखी और डायरेक्ट की वो इसी उद्देश्य से की थी कि मैं एक फीचर फिल्म को बनाने का पूरा प्रोसेस अपने हाथों से कर सकूं। अच्छा, जैसे- सिनेमा में है आपका वो? हाँ, मैंने बताया आपको ब्लू माउंटेन्स में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, तो मुझे उसका आइडिया है। और लेकिन एक होता है कि जब आपको लगता है कि आपको आता है और एक आप प्रैक्टिकल करने जब जाते हो तब आपको समझ में आता है कि आपको कितना आता है, क्या नहीं आता है। तो जब मैंने वो पार्ट टाइम जॉब बनाई तो जो छोटी छोटी गड़बड़ियां भी की तो वो सीखी कि अच्छा ये काम नहीं करना है। और इसीलिए क्योंकि पहले दिन से इसका कैनवास छोटा है, कैनवास छोटा है का मतलब ये एक घर की कहानी है, मतलब पहले इसमें एक घर है, कोर्ट रूम है, तो इसमें कैनवास वैसा नहीं है कि जहां पर आपको मतलब बहुत सारी चीजें समझनी है। आपको एक घर में शूट करना है, आपको एक थाने में शूट करना है, आपको एक कोर्ट रूम में शूट करना है। नहीं, लोकेशन तो हैं बहुत नहीं, सारे, नहीं, ऐसा इन्वेस्टिगेशन जब नहीं, लेकिन वो जो बड़ा पार्ट है, बड़ा चंक है, वो जैसे घर में शूट होना है, कोर्ट रूम में शूट होना है, थाने में शूट होना है, ऐसे बड़ा चंक शूट होना है। फिर इन्वेस्टिगेशन के टाइम तो वो देहरादून भी जाता है, जैसे फिर बहुत सारी जगह जा रहा है, वो फिल्मों में बदल भी सकती है, वो उसको आप देहरादून में दिखाओगे, कहीं और दिखा सकते हो, वो एक चीज अलग। हाँ, वो तो मान लीजिए जब हाँ, शूट करेंगे तो तो वो जो उसका बेसिक जरूरी एलिमेंट है। और फिल्म क्या है कि फिल्म बेसिकली टीम वर्क है, एक जिसमें एक बहुत बड़ा रोल सिनेमेटोग्राफर का, डीओपी का होता है, जो आपका कैमरा संभालता है। क्योंकि मेरे दिमाग में एक कहानी चल रही है, उस कहानी को मैं देख रहा हूँ कि ये पर्दे पे ऐसी दिखनी चाहिए, लेकिन उसको पर्दे पे उतारने का काम डीओपी का है, जो कैमरा देख रहा है, क्योंकि उसमें कौन सा लेंस लगेगा, कैसे। मैंने उसको ये बता दिया नहीं मुझे ऐसा चाहिए, यहाँ से घुसेगा, ऐसा होगा, सारा पूरा सीन उसको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन डीओपी बहुत इंपॉर्टेंट काम उसका होता है, बहुत रोल प्ले करता है। तो यही सब चीजों को समझने के लिए मैंने जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी वो 21 मिनट की फिल्म थी। तो मैं यही देखना चाहता था कि अगर मैंने 21 मिनट की फिल्म बना ली तो फिर मैं 1 घंटे 21 की भी बना सकता हूँ। फिर तो सिर्फ मसला ये है कि ड्यूरेशन लंबी हो गई, क्योंकि बाकी सब चीजें तो प्रोफेशनली आप कर ही रहे हो, तो वो आपने करके देख लिया, आपने लिख भी लिया, आप डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ अपने पास ही रहेगा। चलिए पीयूष जी, आप आए, आपको आपने लगता है एज ए क्रिएटिव आदमी आप कुछ कुछ चीजें नई करना चाहते हैं। और जैसे मेरा इंटरेस्ट चूंकि इस तरह का रहा है हमेशा से कि मैं कुछ एक तो जल्दी बोर भी हो जाता हूँ कुछ चीजों से, और कुछ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे सिर्फ मैं पत्रकारिता में भी, मैंने डिजिटल में भी काम किया है, मैंने टीवी में भी बहुत लंबा काम किया है, फिल्म का जैसे आपने जिक्र किया तो वो मौका मिला तो मैंने उसके लिए भी मैं चला गया कि फिल्म के लिए काम करूं। रेडियो के लिए भी थोड़ा बहुत काम किया मैंने, एक आध दो रेडियो के लिए ड्रामा, जो रेडियो ड्रामा सीरीज होती है, तो मैंने 1-2 ड्रामे बना के देखे कि कैसे होता है वो काम। तो एक रानी पद्मिनी पे मैंने, मुझे याद आ रहा, रेडियो सिटी के लिए हमने बनाया था। तो ऐसे मतलब आपको थोड़ा मजा आता है जब कुछ नया काम आप करते हैं, तो मजा आपको आता है। चलिए, आप इस तरह की चुनौतियां लेते रहें और मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस पर फिल्म बने, और मैं भी बतौर दर्शक से पहले ही देखूंगा। और पाठकों से अनुरोध है कि इसे, अगर आपकी रुचि हो तो इसे मंगाएं, पढ़ें, मज़ा आएगा। मैं तो एक बार पढ़ा और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मज़ा आएगा पढ़ करके आपको। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपने समीक्षा भी मैंने आपकी पढ़ी थी, आपने अमर उजाला में की थी, और उसमें कई सारे आपने बिंदुओं का जिक्र किया था, और अब तो बातचीत ही हो रही है, तो आपको पसंद आई, इसके लिए धन्यवाद। और आपने जो शुभकामना दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हो, चूंकि मेरे भी दिमाग में पढ़ते हुए वो चल रहा था कि यार कोई फिल्म देख रहा हूँ क्या। हाँ, तो ये हो, ये इसकी खासियत है, इस किताब की खासियत ये है कि दिमाग में एक विजुअल तो चल रहा है, यार कोई सिनेमा देख रहा हूँ। और आपने इतना बढ़िया ढंग से, अच्छा चलते चलते शिल्प जो है उपन्यास का ना, वो अलग भाषा, बहुत कथेतर भाषा है। पत्रकार आप रहे हैं, कई बार आपने जिक्र किया, ये जो प्रयोग है आपका, ये मतलब सायास प्रयोग है या बस नहीं, अनायास है। बस सायास तो नहीं है, क्योंकि मैं मतलब जो हमारी शैली है लिखने की, हम पत्रकार टीवी में यही सिखाते हैं, जो नए बच्चे आते हैं या नए
जो हमारे जूनियर हैं कि भाई ऐसी भाषा जो बहुत सहजता से समझ में आए, बहुत आसानी से समझ में आए, और जिसको उदाहरण देते हैं कि भाई रिक्शे वाला भी समझ पाए तो ये भी समझ पाए तो वो भी समझ पाए। तो ये उसका, तो वो लिखते वक्त यही था कि भाई सबको समझ में आनी चाहिए, और खासकर नई जनरेशन, नई पीढ़ी जो है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो अब हिंदी को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है, मतलब हम टोकते रहते हैं, करते रहते हैं, वो तो आप चूंकि हिंदी में जन्मे हो तो आप अपने बच्चों को थोड़ा डांट डूट के थोड़ा सा समझा भी देते हो, हाँ लेकिन ओवरऑल जो आज की पीढ़ी है वो हिंदी को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। हाँ तो इसलिए वो भाषा हो कि अगर वो भी पढ़े तो उसको डिक्शनरी देखने की जरूरत ना पड़े, आसानी से समझ में आए। तो ये शायद मतलब अनायास था, लेकिन ये जरूर था कि मैंने कहा कोई जबरदस्ती में उसको क्लिष्ट नहीं बनाऊंगा। नहीं, वैसा है भी, कहीं भी इस तरह से लगता नहीं। चलिए पीयूष जी, आप आए, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, थैंक यू।